बहन जी को भारत रत्न देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे एक बात उद्देश्य? बताइए ना, अगर पूरे देश की जनता चाहती है बैलेट पेपर वापस आए, तो फिर इलेक्शन कमीशन होता कौन है? ईवीएम को हटाने का उसमें आदेश पारित करेगा और बैलेट पेपर वापस आएगा। अनुशासन और ईमानदारी जो बहन मायावती जी के शासन में थी, वो तो किसी दूसरे के शासन में आज तक भारत में देखने को नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने वाला हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री, सीमापुरी विधायक राजेंद्र पाल गौतम, मिशन जय भीम के संस्थापक और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना सारा डेजिग्नेशन और आप इस समय काफ़ी चर्चा में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब भी एक पार्टी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप ही उसके पीछे उनको मोटिवेट कर रहे हैं। कितनी सच्चाई? नहीं, ये तो एकदम जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है। देखो, इस देश में हजारों पार्टियां पहले से रजिस्टर्ड हैं, लोग बना रहे हैं। अब उसमें ये कहना राजेंद्र गौतम उसके पीछे ही तो गलत है। मेरी कोई मंशा कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने या बनवाने की बिल्कुल नहीं है। मेरी मंशा तो किसी भी सूरत में बैलेट पेपर हटे, वो बैलेट पेपर वापस आए, ईवीएम हटे और बीजेपी को देश की सत्ता से बाहर निकाला जाए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, ताकि देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ सके, ताकि देश में जाति धर्म के नाम पे उन्माद बंद हो, ताकि देश में जो धर्म के नाम पे जो नफरत बढ़ रही है, जिससे देश को फिर से टूटने की एक आदमी पार्टी में हूँ, विधायक हूँ। 22 को ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम आप भी मौजूद होंगे। नहीं, विधानसभा का सत्र चल रहा है अभी। हाँ। तो और दूसरी बात, अगर वो पार्टी बनाने की मीटिंग है और इधर विधानसभा का सत्र चल रहा, तो मैं तो विधानसभा के सत्र में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने उठाया हुआ है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, जिस पे चर्चा करनी है। और वो चूँकि मैं खुद उसकी जिम्मेदारी लेकर, चूँकि वो मेरा दिल के करीब मसला है। दिल्ली के जो लाखों परिवार जिससे जुड़े हैं, जिसमें कम से कम 40-45 हज़ार कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे काम कर रहे हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, मैं उनको पक्का करवाने की जो मैं लड़ाई में लड़ रहा हूँ, और उस पर पूरी की पूरी सरकार उसके ऊपर चर्चा में शामिल हो रही है। और ये प्रस्ताव वहाँ पास होगा, तो ऐसे मुद्दे को छोड़ के मैं नहीं जा पाऊँगा। मेरे से आप बात कीजिए तो आम बहुजन समाज के लोगों के बारे में, उनके हक अधिकार के बारे में, ईवीएम के बारे में, जिस मुद्दे पे मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और पूरे देश में नफ़रत को ख़त्म करने के लिए कैसे लोगों में आपस में प्यार पैदा हो, जो देश को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं उनके खिलाफ कैसे मूवमेंट खड़ा हो, ईवीएम से जो लोगों की वोट की चोरी हो रही है उसको कैसे रोककर बैलेट पेपर को वापस लाया जाए। जिस तरह आपने देखा मेयर के चुनाव में किस तरह बेईमानी की, अनिल मसीह जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पदाधिकारी है, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के डिप्टी कमिश्नर ने, और उसके माध्यम से बीजेपी ने जिस तरह लोकतंत्र की हत्या की मेयर के चुनाव में, 20 वोटों के मुकाबले 16 वोट वाले को जिता दिया और 8 वोट 20 वालों की इनवैलिड करार दे दी। और वो तो शुक्र है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसमें कैद हो गया और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया, और आज उन्होंने जो इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट थे उनको आज मेयर डिक्लेयर कर दिया। ईवीएम को लेकर आपने बात की और ईवीएम का मामला बहुत इस समय चर्चा में है। आप लोग भी सड़क पर हैं, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। रास्ता क्या है? ईवीएम कैसे हटेगी? कानून से हटेगी, सुप्रीम कोर्ट से हटेगी, जनता हटाएगी? क्या है रास्ता, मैं जानना चाहता देखिए, जनता से बड़ा ताकतवर तो देश में कोई नहीं है। हूं। जी। अगर पूरे देश की जनता चाहती है बैलेट पेपर वापस आए, तो फिर इलेक्शन कमीशन होता कौन है कि वो इस बात की जिद कर रहा है ईवीएम से चुनाव होगा? ईवीएम से वोट की चोरी होती है तो सिद्ध हो चुका है, एक्सपर्ट्स लोगों ने सिद्ध कर दिया है। तो ईवीएम से चुनाव कराने की इतनी जिद क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन? आपने कहा सिद्ध हो चुका है, तो क्या कोई सबूत हाथ लगा जो आप लोगों ने चुनाव आयोग को सौंपा हो? अनेकों सबूत दे रहे हैं, अनेकों सबूत दे रहे हैं भाई। छत्तीसगढ़ के अंदर एक बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा, जहां उसका परिवार, उसके रिश्तेदार थे, उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला अपने बूथ से। मान लो, सपोज करो, पत्नी भी वोट ना दे, भाई भी ना दे, रिश्तेदार भी ना दे, आदमी ने खुद तो अपनी वोट दी, वो कहाँ गई? आप ये कह रहे हैं बीएसपी उम्मीदवार को उसका अपना ही खुद का वोट नहीं मिला। नंबर 2, 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, हाँ। चारों आईआईटी के प्रोफेसर हैं। वो जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाते वक्त वो जो उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका सोर्स कोड उस कंपनी के पास है जो कंपनी ईवीएम बनाती है। और ईवीएम बनाने वाली कंपनी के साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं।
जब यहाँ इतनी बड़ी खुलेआम कैमरे के सामने चोरी हो सकती है, तो ये इलेक्शन कमीशन किस भरोसे पे कह रहा है कि ईवीएम से ईमानदारी से वोट पड़ता है, कोई चोरी नहीं होती? नंबर 2, ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। रियल टाइम क्लॉक, रियल टाइम क्लॉक ये क्या है, दर्शकों को बताइए। ये एक्चुअली जिस प्रकार आप अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हो, सुबह जल्दी उठना हो, आपको ट्रेन पकड़नी है, तो अगर उसमें क्लॉक ना हो, टाइमर ना हो, तो आप अपने फ़ोन में सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगा सकते, ठीक है, बिना टाइम क्लॉक के। इसी तरह जो टाइम बम बनाते हैं सेना के अधिकारी या आतंकवादी, अगर उसमें टाइम क्लॉक ना हो तो वो उसमें ये नहीं टाइम फिक्स कर सकते कितने टाइम पर कितनी तारीख को बम ब्लास्ट करना है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग तब फेल हो जाएगी अगर उसमें टाइमर नहीं हुआ। रियल टाइम क्लॉक है तो उनकी प्रोग्रामिंग सफल हो सकती है। जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग डालते हैं उसमें अगर वो नहीं डालते इतनी तारीख को इतने बजे इतने तारीख बजे के बीच जितनी वोट पड़े उसका 50% बीजेपी को चला जाए, तो अगर उसमें रियल टाइम क्लॉक नहीं हुआ तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो रियल टाइम क्लॉक असली वजह है, असली वजह है। आप लोगों ने डेमो दिया था, उसमें भी हैक करने की बात सामने आई थी। इसमें कई सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो उन्हें हैक करने की जरूरत कहाँ बची, जब उन्होंने प्रोग्रामिंग में ही डाल दिया, सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसी में डाल दिया। अच्छा, तो फिर तो सॉफ्ट उसमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही चोरी हो रही है, फिर किसी को हैक करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, जब ये चैलेंज दिया इसको करके दिखाओ, तो हरि प्रसाद जो आंध्रा से थे, जी जी, उन्होंने एक मशीन जो इलेक्शन कमीशन की थी, उस मशीन में उन्होंने दिखा दिया कैसी चोरी होती है, करके दिखा दिया। ये कब की बात है? उन्होंने उनको उठा के जेल में डाल दिया। ये कब की बात है? ये तो 2014 की बात है। अच्छा, उनको उठा के जेल में डाल दिया। एक आईएएस ऑफिसर जो इलेक्शन मतलब आप ये कह रहे हैं राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इस तरह की हिम्मत दिखाते भी उसको हैं, जेल में पता क्यों डाला? तुम्हारे पास मशीन कहाँ से आई? मशीन चोरी करवाई है तुमने। अरे मशीन चोरी पे तो तुम बाद में कार्रवाई कर लेना, पहले ये तो बता दो कि ये जो चोरी हो रही है इसका तुम क्या कर रहे हो, जो वोट की जनता की चोरी हो रही है ना। दूसरी बात, कन्नन गोपी कृष्णन एक आईएएस ऑफिसर है जो इलेक्शन ऑफिसर रहे, उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से लोगों की वोट की चोरी हो रही है। वो तो खुद इलेक्शन ऑफिसर रहे, आईएएस ऑफिसर है। जी जी, उनको भी आप कह दो कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी जो भी कहे, जो भी प्रमाण दे, जो भी सच बोले, आप उसी को कह दो झूठ बोल रहे हैं। तो भाई तुम ही एक सच्चे हो, बाकी पूरे भारत की जनता झूठी है, बस बीजेपी और उसके बनाए हुए। राजन जी, एक सवाल ये आता है, एक बात और कह जी दूं, जी, हाँ, क्यों हमारा शक और ज्यादा मजबूत होता है। जी, देश के एक सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा के सदस्य बने, लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले के 6 जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजमेंट जो दिए, जिसके वो हेड कर रहे थे जिन बेंचेस को, उसमें राफेल का केस है, जिसमें राफेल की जांच होनी थी, जिसमें एक ही विमान पे 36 विमान लिए ना, एक ही विमान पे जिसमें 600-700 करोड़ का घोटाला था, जो 500 कुछ करोड़ में बन रहा था और वो 1600-1500 कुछ करोड़ में खरीदा। उसकी जांच का जो पिटीशन थी वो उन जज साहब ने डिसमिस कर दी, जांच नहीं कराई। जस्टिस लोया की हत्या हुई, उनकी हत्याकांड की जांच का पिटीशन उनके पास थी, वो डिसमिस कर दी, वो जांच नहीं कराई। और फिर जो बाबरी मस्जिद वाला मैटर है, जिसमें सब सुनते आए हैं, पढ़ते हैं, मैं खुद वकील हूँ, कि कोर्ट को एविडेंस से और कानून से चलना है, लॉ से चलना है और एविडेंस से चलना है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम जनता की आस्था के हिसाब से इस निर्णय को दे रहे हैं, इसमें ठीक है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जनता की आस्था, इसलिए जनता की आस्था, तो तुमने तो कानून की हत्या कर दी। तो ईवीएम में आपने तो बिना गवाही के आपने जजमेंट दे दिया। क्यों दिया जानते हो? बताइए। इसलिए दिया क्योंकि आपको केवल राज्यसभा की छोटी सी कुर्सी चाहिए थी। यानी अगर सीजीआई मतलब अगर CGI उस स्तर बिक का जाए तो आदमी, फिर तो लोकतंत्र मैं ढह जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, अगर उस स्तर का आदमी बिक सकता है, उस स्तर का आदमी चीफ जस्टिस की कुर्सी पे जो बैठा हो, अगर वो इस तरह का लोकतंत्र की हत्या कर सकता है, इस लोकतंत्र के 3-4 पिलर में से एक जुडिशरी, अगर जुडिशरी की आस्था देश की जनता की खत्म होगी, जुडिशरी से, अदालतों से लोगों का भरोसा उठ गया, तो क्या होगा देश का? अभी तो भरोसा रखिए, 2 बड़े फैसले, चुनावी मैं बॉन्ड, धन्यवाद करूंगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय देकर इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध घोषित करके और मेयर के चंडीगढ़ के चुनाव को में उन्होंने न्याय करके जनता का जो भरोसा देश के जुडिशरी से उठ रहा था,
उसको फिर से बचाने का उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। हो सकता है उन पे भी कितने दबाव आ रहे होंगे। एक सवाल ये है कि आप विधायक हैं, आपने भी जीत ईवीएम से हासिल की है, तो लोग कह रहे हैं जब ये जीतते हैं तब इन्हें ईवीएम प्यारी लगती है। नहीं प्यारी तब भी नहीं लगी। हाँ। हम तब भी कह रहे हैं क्या ईवीएम कहा धोखा आपने? है। हाँ। हमने तब भी कम जीते हैं, लेकिन ईवीएम धोखा है, ईवीएम से चोरी होती है। आप कुछ जगह चुनाव ईमानदारी से इसलिए होने देते हो क्योंकि अगर 100% ही बीजेपी जीत जाएगी पूरे देश में विद्रोह हो जाएगा इनके खिलाफ। विद्रोह ना हो जाए तो इसीलिए कुछ जगह ईमानदारी से चुनाव हो जाने दो, बाकी तो पूरे देश को आप बेईमानी करके जीत लो, चोरी करके। वरना आप बताइए, एक देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री अगर ये कहते हैं कि भाई अब की बार 300 पार आ जाती है, और अब कह रहे अब की बार 400 पार, और फिर प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं 370 बीजेपी को आएंगी और 400 ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? 400 एनडीए के आएंगी। तो ये भरोसा प्रधानमंत्री जी में और देश के गृह मंत्री जी में आता कहाँ से है? अब समझ आया कि वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी ना कि इलेक्शन कमीशन के गठन की जो 3 सदस्य कमेटी होगी, उस कमेटी में एक इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, एक देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष के नेता और तीसरा इंडिपेंडेंट मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, फिर 400 पार कैसे आएगी? फिर तो ईमानदारी का चुनाव ना करा दे कहीं। तो उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त, भाई चुनाव आयुक्त जो चुन रहा है, चुनाव आयुक्त बना रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 कमिश्नर बना रहा है। अगर वो ईमानदार है तो फिर चुनाव ईमानदार हो जाएगा। लेकिन वहाँ उन्होंने तुरंत क्या हुआ, संसद में बिल लाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दी हुई व्यवस्था को पलट दिया और वहाँ चीफ जस्टिस की जगह लॉ मिनिस्टर कर दिया। यानी 3 सदस्यों में से 2 सदस्य, एक देश के प्रधानमंत्री, एक कानून मंत्री, बहुमत हो गया उनका। अब वो जिसको चाहे उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए, जिसको चाहे उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाए। तो जिनको ये बनाएंगे वो उनकी प्रति वफादारी दिखाएंगे, वोट की चोरी होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात, लोकतंत्र की हत्या होगी। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात की, आस्था भी आपने जताया, तारीफ भी की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की। एडीआर की एक याचिका है, मजबूत याचिका ईवीएम को लेकर, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि उस याचिका के ऊपर जल्दी ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए इस ईवीएम को हटाने का उसमें आदेश पारित करेगा और बैलेट पेपर वापस आएगा। पाल जी, मेरा आखिरी सवाल एक भी, ये आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है इस समय, जिसमें आप मायावती जी को, बहन जी को भारत रत्न देने की मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे एक बात उद्देश्य? बताइए ना, अगर आडवाणी जी को दिया जा सकता है तो जो एक देश की बहुजन समाज की एक महिला, एक ऐसी नेता जिसके प्रशासनिक कौशल को आज पूरे देश के अंदर चर्चा होती है कि इतना बढ़िया शासन, इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर यूपी का जितना बहन मायावती जी के शासन में था, जितना प्रशासनिक एक अनुशासन और ईमानदारी जो बहन मायावती जी के शासन में थी, वो तो किसी दूसरे के शासन में आज तक भारत में देखने को नहीं मिली। योगी तो के अगर भी शासन इतने सारे योगी के शासन में कहाँ है? तो बुलडोजर गरीबों पे चला रहे हैं। जो यार एक बार बताइए ना, उनके शासन में अभी पुलिस की भर्ती का पेपर पूरा लीक, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरओ के पेपर पूरे लीक, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 6800 की SC ST OBC की भर्ती की वैकेंसी खा गए। मायावती जी के बारे में कहा जाता है, उसको कैसे कह सकता हूँ जो राजन जी, गरीबों के घर तोड़ रहे हैं। मायावती जी के बारे में कहा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हैं, बी टीम भी लोग कहते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। हाँ। इसका क्यों मतलब लोग नहीं, ऐसा लोग देखिए, क्यों एक बात करते सुनिए, हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी से समझौता नहीं कर रहा तो क्या वो मिला होगा? और हो सकता है अभी भविष्य में अभी बहुत कुछ बाकी है। आप जानते हैं ईडी और सीबीआई क्या क्या डर दिखाए जाते हैं लोगों को। तो क्या अभी होने वाला है उसको इंतजार कीजिए। मुझे नहीं लगता ये जल्दबाजी है। और मैं ये कहता हूँ फिर भी प्रजातंत्र में पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। ठीक है। अब उसमें ये कह देना कौन किससे मिल गया, तो ऐसे तो फिर हर किसी पर आरोप लग जाएगा। मुझे नहीं लगता उस पर कोई टिप्पणी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो कब तक मिल जाना चाहिए बहन जी को भारत रत्न? मुझे तो लग रहा है तो हो जाना चाहिए था। जब इन बाकी इस साल में अभी जो पिछले 20 दिन के अंदर 5 लोगों को दिया है, 6 लोगों को देते तो कांशीराम सचिन तेंदुलकर को मिल सकता है। कांशीराम जी की बात आपने की, सीधे मायावती जी पर पहुंच गए आप। नहीं, कांशीराम जी को मैंने पहले बोला है, फिर मायावती जी का भी बोला है। और मैं तो कहता हूँ मेजर ध्यानचंद जी को भी मिलना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को मिल गया। ओलंपिक पदक जो लेकर आए 2-3 बार, उनको नहीं दिया। इसका मतलब ये तो आपकी मर्जी है, किसी को दे ना दे, आप फैसला करने वाले हो। आप हर फैसला वोट के हिसाब से करते हो, आप काम के हिसाब से नहीं करते। ये गलत है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र पाल। तो ये हैं मिशन जय भीम के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम साहब, जिनको आपने सुना। ईवीएम के मुद्दे पर इन्होंने बात की, मायावती जी को भारत रत्न देने की बात की, और साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पार्टी बन रही है उसमें साफ तौर पर कह दिया कि हमारा इसके पीछे कोई भी हाथ नहीं है। कैसी लगी ये बातचीत? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।